फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी 2024 के जो चुनाव हैं उसको लेकर किस तरह से तमाम राज्यों में बज रही है रणभेरी। साथ ही जानेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। तो आइए सीधे रुख करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। डीएमके एडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को लेकर ओडिशा और पंजाब कोर ग्रुप की हुई बैठक। दोनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रही है बीजेपी। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आला नेताओं की मौजूदगी में आज होगी औपचारिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है आरजेडी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बाल्टीमोर ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने मैरीलैंड राज्य को दिए $60 मिलियन। जहाज के डेटा के अलावा 2 पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच की टीम। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने मियामी मास्टर्स के फाइनल में बनाई जगह। कल खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजेट्स की जोड़ी से होना है सामना। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर से कुछ खास खबरों में सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से कल शाम मृत्यु हो गई। बांदा जिला जेल में बंद अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में कल शाम 8:45 पर भर्ती कराया था। उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में अंसारी को वहां पर लाया गया था, जिसके बाद बुलेटिन में कहा गया कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 से पंजाब के रूपनगर जेल में रखा गया था और उसके बाद में फिर 2021 में उत्तर प्रदेश की पुलिस बांदा लेकर आई थी। तब से वो यहीं पर बंद था। मौत की पुष्टि होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है और मुख्तार अंसारी के गृह जिले मऊ समेत कई इलाकों में पुलिस अलर्ट पर भी है। उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात है। इसके अलावा अलीगढ़, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कासगंज समेत कई जिलों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात में ही एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिससे कि किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। तो आखिर ये समझते हैं कि कौन था मुख्तार अंसारी। माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलों में सजा मिल चुकी थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित 65 मामलों में से 20 में अदालत में सुनवाई चल रही थी। मुख्तार के खिलाफ सजा का जो सिलसिला है वो 21 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। तो 21 सितंबर 2022 लखनऊ के आलमबाग थाने में 2003 में जेलर को धमकाने में 7 वर्ष के कारावास की सजा, ये तमाम वो मामले हैं जिन पर सजा हुई थी मुख्तार अंसारी को। वहीं 23 सितंबर 2022 को लखनऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी 5 वर्ष की सजा मुख्तार को सुनाई गई। एक और मामला जो कि 15 दिसंबर 2022 का है, जहां गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा मुख्तार को सुनाई गई। 29 अप्रैल 2023 की अगर बात की जाए तो वहां गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट में एक अन्य मामले में 10 वर्ष की जेल और अप्रैल के बाद 5 जून 2023 को 32 वर्ष बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। वहीं 26 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के ही मामले में 10 वर्ष की जेल की सजा। लंबी फहरिस्त है कानून के खिलाफ काम करने की मुख्तार अंसारी की। वहीं 15 दिसंबर 2023 को महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने के मामले में 5 साल 6 महीने की सजा और 13 मार्च 2024 को फर्जीवाड़ा कर बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में उम्र कैद की सजा। वैसे कई मामले हैं जिनको लेकर मुख्तार अंसारी को करीबन आप देखिए कि कितने सारे ऐसे आपराधिक मामले थे जिनको लेकर सजा दी जा रही थी। लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, एक वक्त था कि मुख्तार अंसारी की अगर हम गुनाहों की बात करें, अपराध की दुनिया की बात करें तो उसकी तूती बोला करती थी। आज किस समय उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े, उसको लेकर पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, अपराध सियासत के सहारे कैसे माफिया बनता है और कैसे उसका अंत होता है, मुख्तार अंसारी की ये कहानी ये दर्शाती है। कल शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और आज 9 बजे 5 मेडिकल डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम करेगी और उसके बाद उनके परिवार को डेड बॉडी सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन मऊ तक जाते हुए, गाजीपुर तक जाते हुए पुलिस सिक्योरिटी रखी गई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न होने पाए। पूरी उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। कल जो मुख्तार अंसारी के घर पर भीड़ आई थी तो उनके भतीजे ने उन लोगों से कहा कि आप वापस जाइए, भीड़ मत लगाइए। तो जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, लेकिन आज जुमे की नमाज है, शुक्रवार है, तो ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भोगना पड़े। इसलिए लगभग हर जिले में जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनमें पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस हो, वो रूट मार्च कर रही है और लोगों को आगाह कर दिया गया है कि किसी भी अप्रिय घटना में सोशल मीडिया पर भी अगर कोई चीज़ें डाली गई तो उस पर भी निगाह रखी जा रही है। तो इस तरीके से सरकार सतर्क है और एक माफिया का उत्तर प्रदेश में अंत हो गया है। जी,
रामेंद्र, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार बहुत पहले विधानसभा के अंदर कहा था कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा, सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि विकास दुबे का क्या हश्र हुआ, अतीक अहमद का हश्र क्या हुआ, वो हम देख चुके हैं। और अब आज जिस तरह की खबर आई सामने कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो सियासी सफर में सबसे पहले बीएसपी की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया था। देखिए 1988 में पहली हत्या का मुकदमा मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ और 1996 में पहली बार बीएसपी से विधायक बने और फिर बीएसपी और एसपी दोनों के ये बड़े लाडले पूत रहे सियासत में कहा जाए और इनके सहारे उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधती रही दोनों पार्टियां। यही नहीं, कांग्रेस ने जब रोपड़ जेल में इनको पंजाब में रखा तो भी उसके पीछे यही सियासत थी। लगातार कृष्णानंद राय की पत्नी गुहार करती रही प्रियंका गांधी से कि वो अपराधी है, उसको रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश भेजा जाए, हमारे मुकदमों की सुनवाई हो, हमको न्याय मिले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो सियासत में क्या पकड़ रही है मुख्तार अंसारी की, ये इससे आंका जा सकता है। हाँ, 7 साल की जो योगी की सरकार आई है उसके बाद से अपराधियों पर जिस तरह शिकंजा कसा गया है, उसकी गिरफ्त में 18 महीने में 8 मामलों में सजा हुई है। ये इसकी कहानी है जहां से मुख्तार अंसारी के अंत की शुरुआत हो जाती है। रामेंद्र, लूट, डकैती, रंगदारी, ऐसे कई मामले थे जिन पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले आता था। और मुझे वो दिन याद है, वो रात याद है कि जब उन्हें रोपड़ से बांदा ले जाने के लिए एक पूरी पुलिस की फौज तैनात की गई थी। ऐसे में जिस राजनीतिक सरपरस्ती में उन्होंने गुनाहों को अंजाम दिया उसको विराम लगता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ कितनी ज्यादा पुख्ता जो अब कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, ये इससे पता चलता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में मुख्तार का जिक्र आएगा तो पूर्वांचल के जिक्र बिना ये अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल, पूर्वांचल का जो नेक्सस बना था, चाहे अतीक रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे तिवारी परिवार रहा हो गोरखपुर से, इस तरीके का नेक्सस बना था कि पूर्वांचल में जो कुछ होता था वो इन्हीं जो माफिया थे, जो आपराधिक रूप से सियासत के कदरदान थे, उनके सहारे सब कुछ होता रहा है। मऊ दंगा एक निशानी है कि जहां योगी आदित्यनाथ मऊ दंगे में गए थे और जब गाड़ियां वापस आ रही थी तो उन गाड़ियों पर भी फायरिंग की गई थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ दूसरे रास्ते से गोरखपुर चले गए थे। तो मऊ दंगा एक ऐसा 2005 में जो हुआ तो उसके बाद मुख्तार अंसारी कानून की गिरफ्त में आए और वहां बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि उस दंगे के बाद वो अपने लोगों के बीच बड़े मशहूर हुए कि उन्होंने अपने लोगों की बड़ी मदद की थी, लेकिन उसी से उनके जो आपराधिक ग्राफ है उसका मतलब शुरुआत हो गई और कानून के शिकंजे में आ गए। तो ये पूर्वांचल को अगर देखते हैं, ये अंत केवल ये न माने कि एक माफिया का अंत हो गया है। आप देखिए पूरा पूर्वांचल माफिया विहीन हो गया है, पूर्वांचल में निवेश होने जा रहा, पूर्वांचल में सड़कें बन रही हैं। तो ये अपराधी का अंत नहीं है, ये विकास का शुभारंभ भी है अगर पूर्वांचल के नजर से देखें तो। जी रामेंद्र, अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मौत के बाद में किस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 तो लगाई ही गई है, लेकिन इसके अलावा मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, इन जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिया अधिकारियों की कहीं भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मऊ, गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट की गई। वाराणसी में भी फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। तो इस तरीके से जो पूर्वांचल के जनपद है जहां उनका प्रभाव ज़्यादा था, उन जनपदों में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने और पुलिस की कड़ी निगरानी है। जो सोशल मीडिया उस पर निगाह रखी जा रही है और उन लोगों पर भी निगाह रखी जा रही है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि 155 मुकदमे लिखे गए जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग थे योगी सरकार के आने के बाद। तो कोई ये ना सोचे कि वो लोग उनकी निगाह में सरकार के नहीं है, जो लोग उनके शुभेच्छु हैं ये इस तरीके घटना कर सकते हैं। सरकार की निगाह में वो लोग भी हैं। हमने अतीक अहमद के घटना के बाद वहां की रिपोर्टिंग की है तो हमने देखा किस तरह से पूरा प्रयागराज शांत रहा। इतनी घटना के बाद भी एक भी पत्थर कहीं से नहीं चला, एक भी गलत आवाज नहीं आई। तो उम्मीद है कि इस जो कानून व्यवस्था है वो ऐसे ही बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। इसको चुनौती देने की स्थिति में शायद इस समय कोई है नहीं।
तो अपराध और गैंगवॉर का एक बड़े नाम के रूप में मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। आज 9 बजे उनका पोस्टमार्टम होगा, फिर उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बहुत विडंबना की ये स्थिति रही कृतिका कि जो मुख्तार अंसारी के दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि एक अच्छा खासा रसूखदार खानदान था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने जो रास्ता चुना वो अपराध का था और उसका नतीजा हमेशा गलत रहा। बिल्कुल, अपराध का तो अंत होना ही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने विधानसभा में अपने भाषण में ये कहा भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया और अपराधी नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं उनकी वो बात अब सत्य भी सामने होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही सही कानून व्यवस्था इन दिनों चल रही है और जनता भी बेहद खुश है। आंचल, बिल्कुल। वक्त फिलहाल नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। उसके बाद करेंगे बात हम 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, यानी 24 की चुनौती की। और चलिए 24 की चुनौती में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तय हो चुका है। आज गठबंधन के दल आला नेताओं की मौजूदगी में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर देंगे। 3 दिन के गहन मंथन चिंतन के बाद अब कहा जा रहा है कि नियम और शर्तों के साथ फॉर्मूला तय हुआ है। अब इसके बाद में देखना यह होगा कि महागठबंधन के 2 बड़े राजनीतिक दलों कांग्रेस और आरजेडी के बीच कितनी सीटों पर बात बनी है। हालांकि वैसे सूत्रों के मुताबिक झारखंड में पलामू की एक अतिरिक्त सीट आरजेडी को मिली है, तो बिहार में 9 सीट कांग्रेस को मिलेगी। इसके साथ ही यह भी खबर मिल रही है कि बिहार में आरजेडी के द्वारा कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा या सुपौल दोनों में से कोई एक सीट कांग्रेस को तालमेल के तहत दी जा सकती है। आरजेडी खुद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा वाम दलों को 5 सीट देने पर भी सहमति बनी है। माले को 3, सीपीआई, सीपीएम को 1-1 सीट दी जा सकती है। लेकिन पूर्णिया सीट का मामला और पूर्णिया सीट का जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए पप्पू यादव की खुली घोषणा के बावजूद लालू यादव ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया। अब इससे पप्पू यादव नाराज हैं और 2 टूक कह रहे हैं कि वो पूर्णिया में किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। उधर पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस में भी खामोशी नजर आ रही है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।
और पटना से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सलमान, क्या हम ये समझ पाएं कि एक आम राय खास तौर पर इन सीटों को लेकर बनती हुई नजर आ रही है आपको वहां पर, या फिर जिस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूरी दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर एक पेच फंसता हुआ जो कि गले की फांस बन सकता है आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए? सुप्रभात आंचल और कृतिका। जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया कि पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं और उनको इंतजार है। उनका ये कहना है कि चूंकि प्रियंका उन्हें लेकर के आई थी कांग्रेस में और उन्हें अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर प्रियंका के फोन का इंतजार है कि वो लोग कम से कम बात करें और कह दें कि क्या होना है, क्या करना है, और नहीं हुआ तो वो वहीं से लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं उन्होंने कहा। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि कांग्रेस के अनिश्चय की स्थिति से या राजद के अड़ियल रुख से जिसने कि पहले ही मीसा भारती को वहां पे बीमा भारती को कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो ये अभी मामला बुरी तरह फंसा हुआ है। इसके अलावा 2-3 सीटें ऐसी हैं, जैसा कि आपने भी कहा, शर्तों के साथ अभी ऑप्शंस खुले हैं। मधेपुरा, सुपौल, गोपालगंज और महाराजगंज में आपस में इन लोगों को तय करना है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। वैसे तो 9 सीटें हैं, लेकिन जो राइडर लगाया हुआ है अभी कि आपस में तय करना है कि भागलपुर गोपालगंज और महाराजगंज और मधेपुरा तथा सुपौल में से किन सीटों पर राजद लड़ेगी, किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। 26 सीटों का एक बड़ा चंक राजद ने लिया है और उसका कहना है कि उसका बेस काफी मजबूत है बिहार में, इसलिए उन्हें ये सीटें चाहिए। पटना साहिब एक प्रतिष्ठित सीट है जहां से कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर की घोषणा हो चुकी है एनडीए की ओर से जी। तो अभी मामला काफी कुछ उहापोह में ही कहना चाहिए कि है। और आज 12:30 बजे राजद की ओर से महागठबंधन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिनमें कुछ चीजें जाहिर है कि सवाल उठेंगे और तब तक अगर ये निश्चित निर्णय नहीं हो पाया तो अभी ये मानना चाहिए कि अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है और सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है। जी चलिए ठीक है सलमान, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज साफ हो जाएगा सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला, जो पूरा पेच है वो जो फंसा हुआ है वो आज उम्मीद है कि साफ हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सलमान, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल अब आइए सीधे रुक करते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कल रात पार्टी मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब को लेकर कोर ग्रुप की बैठक जो है वो बुलाई थी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी महासचिव बीएल संतोष, दोनों राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों समेत कुछ और नेता मौजूद रहे। ओडिशा और पंजाब दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ओडिशा में बीजेडी और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी की बात नहीं बनी। बहरहाल कोर ग्रुप के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया है। भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटों बाद ही ये सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोगों के पास उसका एक्सेस है और वो इसका पता लगा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तूल पकड़ लिया है और खुद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज ने उपराज्यपाल को शिकायत लिखी और मांग रखी कि इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस शिकायत को उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को भेज दिया है और इस पूरे मामले की वैधानिक रूप से जांच करने के भी आदेश दिए हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या श्रीनेत के दावे सही हैं? अगर हाँ तो कंगना रनौत के खिलाफ आखिर पोस्ट किसने लिखी और किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस पोस्ट को करने के लिए किया गया?
और दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, सुप्रभात। अब जिस तरह से एलजी ने अब पुलिस से इस बारे में विस्तृत एक रिपोर्ट मांगी है, लेकिन बहुत हास्यास्पद ये है कि लगातार सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि उनका एक्सेस जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कई लोगों के पास है, लेकिन वो तो खुद चेयरपर्सन है सोशल मीडिया विंग की। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों बांसुरी स्वराज जो हैं भाजपा की जो नेता हैं, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को खास तौर पर एक शिकायत भेजी जिसमें साफ लिखा गया किस तरह से महिला का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है। आपत्तिजनक ये जो सोशल मीडिया पर डाला गया है पूरी तरह से आपत्तिजनक है। उसको लेकर खास तौर पर बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की और उसके बाद जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं उन्होंने खास तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनके अकाउंट जो है कई और लोग भी हैंडल करते हैं, तो ऐसे में खास तौर पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं उसमें कहा है कि इसकी पूरी जो वैज्ञानिक रूप से यानी कि साइंटिफिकली जांच होनी चाहिए। और ये भी इसमें खास तौर पर कहा गया है कि किस तरह से 2 घंटे बाद ये पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, किस मोबाइल से या किस डिवाइस से इसको डिलीट किया गया उसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में सुप्रिया जो श्रीनेत है वो सही कह रही हैं या नहीं कह रही, क्योंकि ये मामला जो है पूरी तरह से महिला का अपमानजनक बातों को लेकर है। पूरी तरह से जिस तरह से एक महिला के ऊपर आपत्तिजनक बातें की गई हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से किया गया था। हालांकि वो अपने बचाव में कह रही हैं कि नहीं, उनका जो कुछ और भी लोग इसको देखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि ये खुद सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी हैं, तो ऐसे में क्या इनकी जानकारी में नहीं था? अगर जानकारी में था तो ये अपनी बातों को छिपा रही हैं, और अगर इनको नहीं मालूम था तो इनकी जो 2 घंटे बाद इस पोस्ट को कौन डिलीट करता है, किस डिवाइस से इसको डिलीट किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जिसको खास तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हो। इसके खास तौर पर निर्देश दिए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। एक बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब, अगर इस पर एफआईआर दर्ज होती है गिरीश, तो क्या गिरफ्तारी भी संभव है सुप्रिया श्रीनेत की? देखिए, इसके अंदर पूरा मामला जो है धारा 509 इसके अंदर बनती है। जिस तरह से बांसुरी स्वराज खुद एक वकील भी रही हैं और उन्होंने खास तौर पर इसमें जिक्र किया है दिल्ली के उपराज्यपाल को, उसमें कहा है कि इसमें धारा 509 लगा के ये मामला दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, जिसके अंदर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि एक महिला के साथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह से जो उत्पीड़न की बातें हैं उन्होंने साफ लिखा है। तो ये देखना होगा कि जब ये जांच पूरी हो जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन ये है फिलहाल जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए हैं इसकी पूरी तरह से साइंटिफिकली जांच की जाए और जो डिवाइस हैं उसकी भी जांच की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, रुख करते हैं अब तमिलनाडु से जुड़ी राजनीति को लेकर, जहां पर डीएमके और एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दायर नामांकन को खारिज करने की अपील की है। कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे अन्नामलाई ने अपना नामांकन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दाखिल करने के बजाय कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर दाखिल किया। ये डीएमके ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम आंका है। एक शिकायत में डीएमके पदाधिकारी ने यह भी दावा किया कि अपने नामांकन दाखिल करने के लिए अन्नामलाई 50 लोगों के साथ आए। ईएसआई के निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। इस बीच भाजपा ने दावा किया कि अन्नामलाई ने 2 नामांकन पत्र जिसे देर रात अपलोड किया गया। तमिलनाडु में बुधवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जबकि 30 मार्च तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। तमिलनाडु में एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पूरे देश में नतीजे 4 जून को आएंगे। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज।
चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश नया सवेरा में। बिल्कुल, और नया सवेरा में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई के सर्वे का काम 8वें दिन भी जारी है। आज सुबह 6 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ, जिसके बाद आज दोपहर में 1 से 3 बजे तक भोजशाला में नमाज होगी। और उसके बाद बीते कल 7वें दिन दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की 17 सदस्यीय टीम ने करीब 8.5 घंटे सर्वे का काम किया था। इस दौरान टीम के साथ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मैपिंग के उपकरण भी नजर आए। कल इन्हीं उपकरणों के माध्यम से भोजशाला की छत की ऊपरी सतह का सर्वे किया गया। भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में जो भी धरोहर है उसे भी सर्वे टीम ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही भोजशाला के भीतरी भाग के फर्श का भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में भोजशाला के अंदर 3 स्थान पर गहराई तक खुदाई हो चुकी है। इसके माध्यम से नींव की जांच कर भोजशाला की प्राचीनता का पता लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं आगामी कुछ दिनों में भीतरी क्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम कुछ स्थानों पर खुदाई कर सकती है। और आज गुड फ्राइडे है। ईसाई धर्म में इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या फिर होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह यानी यीशु को तमाम यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस दिन प्रभु ईसा मसीह के उपदेशों का स्मरण भी किया जाता है। हर साल ईस्टर संडे से पहले शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में मुंबई से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ रही हैं। श्यामा, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज जिस तरीके से हमने बताया कि आज गुड फ्राइडे है, तो वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं आज के इस खास दिन को लेकर? जी देखिए, आज गुड फ्राइडे है, आप पहले ही बता चुकी हैं इसका महत्व। आज का वो दिन है जिस दिन जो क्रिश्चियन धर्म के भाई बहन होते हैं उनके लिए एक दिन होता है जहां वो जो भी उनके कार्य रहते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जीसस ने माना जाता है कि उनके लिए उनके जो एक तरीके से जो पुण्य थे, पाप थे, उन सबको अपने पास में ढो के अपना सैक्रिफाइस किया है। आज का दिन यहाँ पर मुंबई में अगर हम बात करें तो कई सारे जगहों पर स्टेशंस ऑफ द क्रॉस इस तरीके को इनैक्ट किया जा रहा है। आप देखें तो ये सारे स्टेशंस ऑफ द क्रॉस हैं। 14 स्टेशंस ऑफ क्रॉस माना जाता है जहां जीसस को कंडेम किया गया था, डेथ से लेके उन्हें क्रूसिफाई करके उन्हें जो टूम में लेड किया गया था वो सारा डिपिक्ट किया जाता है। तो आप देखें कि कंडेमेशन के साथ में जीसस टेक्स अप हिज क्रॉस, फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अपनी माँ को मिले, फिर वो जेरूसलम के महिलाओं को मिले, फिर वो दूसरी बार गिरे, तीसरी बार गिरे, फिर उन्हें क्रूसिफाई किया। ये सभी जो स्टेशंस है, स्टेशंस इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वो स्टैंड माना जाता है और ये एक लैटिन शब्द है, स्टैंड को स्टेशन कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पायदान है जहां पर जीसस के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स को बताया जाता है जब वो क्रूसिफाई हो रहे थे कैलवरी में। यहाँ पर हमने फिलहाल थोड़ी देर में पहले ही देखा था कि जिस तरीके से वे ऑफ क्रॉस या स्टेशंस ऑफ क्रॉस को इनैक्ट किया जाता है, एक प्ले किया जाता है कि कैसे जीसस को जो वहाँ के राजा थे या जिस तरीके से उन्हें गलत तरीके से उनके जो दोस्त थे जूदास उन्होंने उनके साथ धोखा किया, वो सभी को इनैक्ट करते हुए अब जो इनैक्टमेंट किया इन्होंने वो अभी रास्ते पे गए हैं, रोड पे गए हुए हैं और लगातार वो गलियों में जाएंगे, लेन्स में जाएंगे और ये इनैक्टमेंट करते हुए फिर जो लास्ट स्टेशन होगा क्रॉस का जहां उन्हें लेकर दिया जाता है वो यहाँ पर वापस दोहराया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 40 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लेंट फॉलो करते हैं, यानी कि वो मौन करते हैं, ना वो नॉनवेज खाते हैं, ना वो किसी प्रकार के एंटरटेनमेंट में इंडल्ज होते हैं। और आज का वो दिन है जहाँ पर सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ऐसे तो ये ब्लैक फ्राइडे भी माना जाता है, लेकिन क्योंकि जीसस जो थे, यीशु जो थे, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने आप को लोगों के लिए, तो इसीलिए इसे गुड फ्राइडे भी कहा जाता है। साथ ही 2 दिन के बाद जब ईस्टर संडे होगा तब एक रिजॉइस करने का दिन होगा, खुशियां मनाने का दिन होगा, क्योंकि माना जाता है कि जीसस ईस्टर संडे के दिन लौट आए थे। लेकिन आज का दिन जो है क्रिश्चियन भाई बंधुओं के लिए एक बहुत मोurnful दिन है। बिल्कुल। और जब हम बलिदान की पराकाष्ठा की बात करते हैं, उसमें जिस तरह से ईसा मसीह ने लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर ये बलिदान दिया था, उससे पूरा विश्व याद करता है आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब आइए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं अखबारों की सुर्खियों के साथ। नितेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज जो अखबार हैं आपके सामने, उनमें क्या कुछ अहम खबरें, क्या कुछ सुर्खियां हैं? सुप्रभात आपको भी। और निश्चित तौर पे आज करीब 6 अखबार मेरे हाथ में है और इनमें जो सुर्खियां है उसको हम विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले हम नवभारत टाइम्स को लेते हैं। नवभारत टाइम्स ने जेल में बंद पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी की मौत, यूपी के कई जिलों में अलर्ट, इसको अपनी प्रमुखता दी है। और इसके साथ कई अन्य भी अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को अपना तरह से हेडलाइन बनाया है, सुर्खियों में रहा है। और उसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे उनकी जो मौत हुई थी, जेल के कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनको फिर बांदा के मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। तो इसको लीड बनाया है और तो तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हाई अलर्ट रखा गया है। दूसरी खबर है, सुर्खियों की बात हम करें तो पंजाब केसरी ने केजरीवाल का रिमांड बढ़ा, इसको उन्होंने लीड दिया है।
और ईडी ने मांगा था 7 दिन का रिमांड, लेकिन उनको 4 दिन का रिमांड मिला है। तो इसको बहुत विस्तार से जो कोर्ट में क्या कुछ दोनों तरफ से जो बहस हुई थी उसके बारे में विस्तार से अखबार ने इसमें लिखा है और ये पंजाब केसरी का लीड है। जो तीसरी अहम खबर हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को वो है हिंदुस्तान अखबार से, और हिंदुस्तान ने स्वदेशी LCA मार्क A विमान का ट्रायल सफल रहा, इसको प्रमुखता दी है। और ख़ासतौर पे भारत में जो निर्मित स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है उसकी पहली उड़ान सफलतापूर्वक रही है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान के दौरान 15 मिनट तक हवा में रहा। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, ये अखबार का कहना है। और साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत की एक अच्छा उदाहरण है। भारत जैसे अपने तमाम जो चाहे वो फाइटर विमान हो या फिर बाकी जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको अपने देश में ही बनाने की तरफ बढ़ रहा है, उस दिशा में काफ़ी अहम खबर माना जा रहा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता कदम। जो तीसरी जो खबर है हम दिखाना चाहेंगे राष्ट्रीय सहारा से है और ये खबर है दुर्गम इलाकों में पहुंचने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। चूँकि इलेक्शन है लोकसभा का और उसमें किस तरीके से हर मतदाता अपना मतदान कर सके, इसको लेकर के चुनाव आयोग की खास तैयारी है। इसको इन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। खासतौर पे जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में तासी गंगा में समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, वहां भी चुनाव आयोग पहुंच रहा है। और चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर रेगिस्तान का इलाका हो या दुर्गम क्षेत्र हो, जहां पर एक भी मतदाता है वहां वो वोट दे सके, इसकी तैयारी सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग। तो इसको राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता दी है। और जो अगली खबर हमारी है वो जनसत्ता से है और जनसत्ता ने इसको सुर्खियाँ बनाया है कि विदेश मंत्रालय की एक खबर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि गिरफ्तारी पर जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की टिप्पणी अनुचित, इसको उन्होंने प्रमुखता दी है। और भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग का बयान अनुचित है और देश की चुनावी और कानूनी प्रक्रिया पर इस तरह का बाहरी प्रभाव पूरी तरीके से अस्वीकार है। इसको जनसत्ता ने लीड बनाया है और सुर्खियों में रखा है। तो निश्चित तौर पे ये भी काफ़ी विस्तार से इसको जनसत्ता ने छापा है। और अगली जो खबर है हमारे हाथ में ये दैनिक जागरण का, और दैनिक जागरण ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तकनीक और नवाचार का संगम बना समृद्धि का आधार। और ये एक ऐसी कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रगतिशील किसान जो शुरू में प्राकृतिक खेती करते हैं और इसमें इन्होंने लिखा है कि वो एक कंप्यूटर अरसार से MA थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा कर चुके थे और उन्होंने ये सब छोड़ करके अपनी खेती करनी शुरू की और रासायनिक खाद की जगह ये जो प्राकृतिक जो खाद होता है उसका उपयोग करते हुए खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी आय भी हो रहा है। और पढ़े लिखे लोग युवा अब खेती बाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा लीड बनाया इन्होंने, अच्छी स्टोरी, काफ़ी करीब 5 कलम की एक स्टोरी है। तो बहुत ही उत्साहजनक है कि कैसे धीरे धीरे लोग खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पे जो रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जो अल्टरनेटिव खाद की बात हो रही है उसका उपयोग करते हुए वो अपने आय के साधन को बढ़ा रहे हैं। तो ये आज की प्रमुख सुर्खियाँ रही अखबारों की। जी बैक टू पवेलियन, बैक टू स्टूडियो सर। हाँ, शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम अखबारों को इतनी मेहनत के साथ हम तक समेट कर लाने के लिए और तमाम अन्य हर एक क्षेत्र से खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर से। अमेरिका की मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में हुए पुल हादसे के बाद बाइडेन सरकार ने मैरीलैंड राज्य को आपातकालीन सहायता के तौर पर $60 मिलियन की धनराशि दी। इससे पहले अमेरिकी तटरक्षक बल की ओर से जहाज के इंजन का बंदरगाह पर नियमित मेंटेनेंस किया गया था। कनाडा ने कल पोर्ट ऑ प्रिंस के अपने दूतावास में कनाडाई लोगों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा है। हैती से विदेशी प्रस्थान हाल ही में बढ़ा है क्योंकि देश का राजनीतिक भविष्य इस समय डवाडोल नजर आ रहा है। सशस्त्र गिरोह राजधानी और देश के अन्य क्षेत्रों पर अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं।
उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के विशेषज्ञों द्वारा निगरानी रखने के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि चीन ने नहीं लिया इसमें हिस्सा। उत्तर कोरिया के खिलाफ वास्तविक प्रतिबंधों पर अभी तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अप्रैल के अंत में रूस के वीटो से प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएंगे। अफगानिस्तान में आज सुबह 5:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.6 मापी गई। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के अगुवाई में नई सरकार के गठन को मंजूरी दी। नई सरकार में 23 मंत्री शामिल। प्रधानमंत्री मुस्तफा विदेश मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे। बयान में कहा गया कि सरकार की पहली प्राथमिकता गाजा में तुरंत युद्ध विराम और क्षेत्र में इजरायल की पूर्ण वापसी कराना है। दक्षिण अफ्रीका में एक यात्री बस पुल से नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को उत्तरी प्रांत लिम्पोपो में ममातलाकला के पास एक बस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवहन विभाग ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बस चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद बस पुल पर लगे अवरोधकों से टकरा गई। घटना में बस अनियंत्रित होकर पुल से पलट गई और उसमें आग लग गई। मंत्रालय ने बताया कि बस बोत्सवाना से मोरिया जा रही थी। और अब बात कारोबार जगत की, लेकिन फटाफट अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की व्यापार नीति उसके आर्थिक विकास पथ के अनुरूप है। इसका लक्ष्य 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने उत्पादन लागत के साथ परिचालन खर्च में बढ़ोतरी के कारण 1 अप्रैल से अपने चुनिंदा वाहनों की कीमतें 1% तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारत के स्मार्ट टीवी शिपमेंट में 2023 में 16% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि QLED स्मार्ट टीवी शिपमेंट में सालाना आधार पर 110% की बढ़ोतरी हुई है। विनिर्माण से जुड़ी जेटवर्क को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1400 चार्जिंग स्टेशंस लगाने का मिला ठेका। और कारोबार जगत के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आरसीबी ने सीजन 2 मुकाबले खेले, उन्हें एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हरा दिया। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज खेलेंगी क्वार्टर फाइनल मैच। थाईलैंड की सुपरनिंदा कैटथोंग से होना है मुकाबला। वहीं पुरुष युगल वर्ग में आज MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैद आरिफ और रॉय किंग याब की जोड़ी से होगा। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। हंगरी के फैबियन मेरोजसन को 6-3, 7-5 से दी मात। वहीं बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दिमित्रोव ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 6-2, 6-4 से हराया। उसके डैनियल मेदवेदेव शनिवार को यानिक सिनर से भिड़ेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक किया है शानदार प्रदर्शन। और खेल जगत के बाद अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड यानी सिने जगत से फटाफट अंदाज में। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू आज होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया। इसे एकता कपूर और रिया कपूर ने मिलकर किया है प्रोड्यूस।
अजय देवगन की फिल्म शैतान 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अपने कदम जमाए हुए है। रिलीज के 21 दिनों में शैतान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 134.01 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। अब फिल्म 150 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की आने वाली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार 1 मई को होगी रिलीज। हीरा मंडी द डायमंड बाजार में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा और संजीदा शेख जैसे कलाकार शामिल। कपिल शर्मा का नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के साथ साथ सुनील ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं। शो का ट्रेलर 23 मार्च को जारी किया गया था। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान के निर्माताओं ने फिल्म का एक नया ट्रैक टीम इंडिया है हम किया जारी। ये गाना हर भारतीय एथलीट के समर्पण के बारे में करता है बात। और प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि अत्यंत रोचक चर्चा को ना चूकें, बिल गेट्स और मेरे बीच आज सुबह 9 बजे इसे स्ट्रीम किया जाएगा। हमारी बातचीत में कई क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु और बहुत कुछ। तो इस खास बातचीत को स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री की जो चर्चा होगी, खास तौर पर एआई और यूपीआई को लेकर इसमें बहुत कुछ सामने आएगा। तो आप इस चर्चा को देखने के लिए जुड़े रहिएगा डीडी न्यूज़ के साथ। और अब बात करते हैं नया सवेरा में मौसम की, आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नया सवेरा के इस शो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।